अब हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य अंतरों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण और विकास से संबंधित है। पहली बात तो ये समान कि दोनों नागरिकों के विकास से संबंधित है और इनका उद्देश्य होता है जीवन को श्रेष्ठ बनाना। इनका उद्देश्य क्या होता है? दोनों का उद्देश्य, मौलिक अधिकारों का भी और नीति निर्देशक तत्व दोनों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना। फिर भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। और कौन कौन से अंतर है? सबसे पहला अंतर है मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार कौन से हैं? वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात हम बात करेंगे मौलिक अधिकार वाद योग्य, इनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु आपको बताया 5 प्रकार के लेख जारी करती है, जिनका अध्ययन मैंने आपको पहले बताया था, जिनका अध्ययन पहले किया था हमने। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इस प्रकार मौलिक अधिकार वाद योग्य, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जिसको मैंने आपको बताया अनुच्छेद 37 कहता है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, इसलिए इनके उल्लंघन पर न्यायपालिका की शरण नहीं ली जा सकती। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है मौलिक अधिकार नागरिकों को कानूनी अधिकार है। ये नागरिकों को कानूनी अधिकार देते हैं कि इनके उल्लंघन पर वे न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, ये उनका कानूनी हक है। लेकिन निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है, इनके उल्लंघन होने पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ये मात्र नैतिकता को दर्शाते हैं। उसके बाद हम तीसरा महत्वपूर्ण अंतर करते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, ये व्यक्ति विशेष को दिए गए। क्योंकि जब हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना, और इनके उल्लंघन पर वो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। जबकि निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। यानी सरकार जब लोक कल्याणकारी नीति बनाए तो ये जो निर्देशक तत्व है उनके पथ प्रदर्शन या गाइडलाइन का काम करते हैं। उसके बाद चौथा अंतर है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, इससे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, और जबकि निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है, और जिनको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राजनीतिक लोकतंत्र से तात्पर्य राजनीति में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से मत देने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद को धारण करने और सरकार की नीतियों की सकारात्मक आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि सामाजिक लोकतंत्र में कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर सभी को के भेदभाव के बिना सभी को उन्नति के समान अवसर मिलते हैं। और आर्थिक लोकतंत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किया गया है कि स्त्री और पुरुष को रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और समाज के भौतिक संसाधनों का अहितकर केंद्रीकरण नहीं होगा। तो ये 4 अंतर। और भी हम अंतर कर सकते हैं कि ये भाग मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में है। जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? भाग 4 में है। तो एक अंतर तो ये हो गया। और 5वां अंतर, छठा अंतर हम कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए से प्रेरित थे। जबकि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद ये और भी बहुत सारे अंतर कर सकते हैं हम, लेकिन इतने अंतर काफ़ी हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद के हिसाब से भी कर सकते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जबकि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कौन से? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये कौन कौन से भाग 3 में कौन कौन से दे रखे हैं? भाग 3 में दे रखे हैं अनुच्छेद भाग 3 में, जिसमें हम बात करेंगे भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन कौन से? भाग 3 में दे रखे हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये अंतर भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। इन संबंधों की हम बात करेंगे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो
संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया और 4 में राज्य के नीति नेतृत्व का वर्णन किया गया है। अब संविधान निर्माताओं ने दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संविधान निर्माताओं ने कैसा संबंध माना है? तो एक दूसरे का पूरक माना है इनको। इसके आगे कहा गया है कि दोनों यानी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जो मौलिक अधिकार है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसलिए एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए दोनों को पूरक रूप में संविधान में स्वीकार किया गया है। अब न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर का मत है कि यदि दोनों भागों में गतिरोध हो जाए, किस में भाग 3 में और 4 में गतिरोध हो जाए, तो दोनों में सामंजस्य करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे दोनों में क्या हो जाए? सामंजस्य स्थापित हो जाए। अब इसकी शुरुआत कब हुई? हम बात करेंगे 1967 में गोलकनाथ विवाद की बात करेंगे। गोलकनाथ विवाद बनाम पंजाब राज्य की एक अभियोग था जिसको न्यायपालिका में चुनौती दी गई। और न्यायपालिका में चुनौती दी गई, क्यों चुनौती दी गई इसकी हम बात आगे करेंगे। न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च और संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया है। यानी सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर दिया, मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन कर दिया। लेकिन न्यायपालिका ने क्या माना? न्यायपालिका ने ये माना कि संसद संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को क्या करता हो? सीमित करता हो। यानी कुल मिला के संसद को ये अधिकार नहीं है कि वे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करें। लेकिन आपको पता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। संविधान में कौन सा संशोधन कर दिया? 24वां 1971 में, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। अर्थात संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है। अब विवाद हो गया क्योंकि गोलकनाथ विवाद में संसद ने सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन अब आपको पता है कि संसद ने संविधान में 24वां परिवर्तन करते हुए कह दिया संसद को संविधान में संशोधन करने की अपूर्ण शक्ति, इसलिए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। तो दोनों यानी दो संस्थाओं, संविधान के दो प्रमुख संस्थाओं यानी संसद यानी व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए 1973 में एक नया विवाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों को पलटा और उसमें यह कर दिया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन तो किया जा सकता है किंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब एक नया संकल्पना आई, मूल ढांचा, कि संसद संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार में, लेकिन संसद को ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे मूल ढांचा बदलता हो। कौन सा ढांचा? मूल ढांचा। अब ये मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे में भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 को पूरक माना गया है। क्या माना गया है? एक दूसरे का क्या माना गया है? पूरक माना गया है। इसलिए जो गतिरोध था वो कुछ हद तक दूर हुआ, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने क्या माना है? एक दूसरे का पूरक माना है। और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में भी न्यायपालिका ने यह स्वीकार कर लिया कि मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे में क्या आता है? मूल ढांचे में भाग 3 और 4 में दिए गए उपबंधों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। इसलिए ये विवाद यहाँ पर आपको होता है, जो विवाद जो उठा था कि एक दूसरे को लागू करने के लिए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब मैंने आपको 24वां संविधान संशोधन बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन भी दे रखा है
कि 42वें संविधान संशोधन में भी आपको होता है नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। जो मैंने आपको 24वें संविधान संशोधन बताया, किसमें बताया, 24वें, वही बात 42वें में। 42वें में भी वही कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी विभाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती विवाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उससे 24वें और 42वें संविधान संशोधन की उन धाराओं को रद्द कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। इसको रद्द करते हुए ये निर्णय दिया 1973 केशवानंद भारती, और बाद में मिनर्वा मिल्स 1980 विवाद में, 1980 में था मिनर्वा मिल्स विवाद। इसमें यह कहा कि संसद संविधान के किसी विभाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और मूल ढांचे में क्या है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया। इस प्रकार जो विवाद उठा था वह विवाद समाप्त हो गया। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम आगे मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में ये इस चैप्टर का लास्ट भाग है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में मैंने आपको पहले बताया था पहले पार्ट में। तो मूल अधिकारों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मूल अधिकार 42 मूल संविधान में नहीं थे मूल कर्तव्य। सॉरी, यहाँ मूल अधिकार बोल दिया मैंने, मूल अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब मूल कर्तव्य की बात करेंगे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये भारतीय संविधान के भाग 4K में और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 51K के अंतर्गत ये जोड़े गए। कौन से भाग के अंतर्गत जोड़ गए? भाग 4 के अंतर्गत। कितने जोड़े गए? 10। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो कुल मिला के हमको ये बात ध्यान रखनी है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। कौन से भाग में? भाग 4K में जोड़े गए। अगर अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 51K के अंतर्गत जब जोड़े गए उस संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान समय में कितनी है? 11। वर्तमान समय में कितने हो गए? 11 हो गए। तो एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया। अब अगली बात उठती है, तो मैंने आपको बताया था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। सरदार, मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर आपको पता है सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेते हुए, किससे? सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान की समिति, ध्यान रखेंगे इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में पूछी जाती है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। किस देश से लिए गए? सोवियत संघ से। कौन से भाग में जोड़े हैं? 4K में जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 10। अगर अनुच्छेद की बात करता है अनुच्छेद 51K आएगा। ठीक है ना। अब ये कौन कौन से हैं हम बात कर लेते हैं। 10 जोड़े गए थे मूल संविधान में। कितने जोड़े? 1976 में कब जोड़े गए थे? 10 1976 में जोड़े गए थे 10। इसमें कौन कौन सी बात करिए? संविधान का पालन करें। किसका पालन करें? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। उसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उसके बाद भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की बात कही गई, अक्षुण्ण रखें। उसके बाद देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृभाव, भाईचारे की भावना का निर्माण करें। ऐसी भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। उसके बाद हमारी समन्वित गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करें, उनका महत्व समझें। और इसमें पर्यावरण की रक्षा की बात की गई, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन इत्यादि की बात की गई है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को छुएं। उसके बाद
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51 के या भाग 4 के अंतर्गत। इसमें कहा गया कि ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य यानी अवसर दें। लेकिन आजकल इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान कौन सा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत। अब ये क्या है मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है मौलिक अधिकार है कि अगर अब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम बात करेंगे तो ये कुल मिला के कितने हो गए अब 11। जब ये जोड़े गए थे 1976 में तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी 10, लेकिन अब कितने हो गए 11। अब इनकी आलोचना कर लेते हैं कि मूल कर्तव्य की आलोचना है कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इनको कोई इनकी अच्छी तरह पालना नहीं करता है क्योंकि दंड के अभाव में पालना सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसका पहली आलोचना है। उसके बाद हम आगे आलोचना करेंगे ये अत्यधिक आदर्शवादी हैं। मूल कर्तव्य इतने अत्यधिक आदर्शवादी जिनके व्यवहार में प्राप्ति संभव नहीं, व्यवहार में काम में नहीं लिया जा सकते। जैसे कौन कौन से हैं देश की समझ संस्कृति को समझ ही नहीं पाते, गौरवशाली परंपरा, राष्ट्रीय आदर्श और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद इत्यादि है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये अत्यधिक आदर्शवादी हैं, इनके व्यवहार में पालना नहीं की जा सकती। अब हम ये 2 आलोचना हो गई, इसके बाद हम इसके महत्व की बात करेंगे। तो महत्व की बात करेंगे तो सबसे पहला महत्व यही है कि कर्तव्यों की पालना किए बिना अधिकारों को भोग संभव नहीं है। ये पहली इसका महत्व हो गया। उसके बाद ये राष्ट्रहित, दूसरा राष्ट्रहित राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हैं, ठीक है ना, और सभ्य नागरिक बनाते हैं। नागरिकों में चेतना के विकास का साथ नागरिक भविष्य में कर्तव्यों का धीरे धीरे पालन करेंगे, इसका अभ्यस्त हो जाएंगे, इसलिए इसका संविधान में इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब एक प्रश्न हम देख लेते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो प्रश्न है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? पीछे प्रश्न दे रखा है, जब हम प्रश्नों को देखेंगे तो उस समय भी हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार, इसका आंसर आएगा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों है पूरक? कि मूल अधिकार और कर्तव्य में विशिष्ट संबंध है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं, अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए आपको होता है कि जब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया लेकिन कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में इनको जोड़ा गया। क्योंकि कहा भी जाता है कि कर्तव्यों के पालने में अधिकारों का जन्म होता है। एक विद्वान ने कहा, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी लिया जा सकता है, कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि कर्तव्यों के बिना अधिकारों की पालना संभव, अधिकारों की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार कर्तव्यों के पालनों में अधिकारों का जन्म होता है। इस प्रकार ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसरों की बात करते हैं तो सबसे पहला हम बात करते हैं इसके जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया भाग 3 में, तो से आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष? तो इसका आंसर आएगा 24 घंटे के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 22 में। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? आयरलैंड आएगा। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 4 आएगा, क्योंकि 3 में मौलिक अधिकारों का और 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न और बन सकता है, कौन से भाग में मूल कर्तव्यों का? तो मूल कर्तव्य किसका आएगा? 4 में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। इन भागों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार है। तो ये कौन से
निर्देशक तत्वों में, तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्वों में, किसमें है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में इनका प्रावधान किया गया है। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में इनका प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन आयोग 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, वर्तमान समय में 6, क्योंकि मूल संविधान में 7 थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया। तो मूल संविधान में 7 थे, इसलिए वर्तमान समय में कितने हो गए, 6 रह गए। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परमादेश। तो ये ए आंसर आएगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अति लघुत्रात्मक संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। 32 से 35 आएगा इसका आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया, इसलिए आप डायरेक्ट 12 से 35 भी कह सकते हो, तो आंसर सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से, किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद आएगा 19 से 22, लेकिन पर्टिकुलर दे रखा किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 19 आएगा इसका आंसर। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो महत्व में आपको जो मैंने आपको महत्व बताए थे 4, उनमें से कोई भी कह सकते हो। शासन के लिए आचार संहिता, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है, शासन की सफलता है, सफलता का मापदंड है, कोई भी 2 बिंदु बता सकते हो। नीति निर्देशक तत्वों की पालना में सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी संचालित विभिन्न योजनाओं का नाम बताओ। तो विभिन्न योजनाओं का नाम मैंने आपको बताया था कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील योजना चल रही है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था 4 के अंतर्गत जोड़े गए। अनुच्छेद पूछे तो 51 के आ जाएगा। प्रारंभ में कितने जोड़े थे, 76 में 10, वर्तमान समय में कितने हैं, 11। 11वां कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद 14 से 18 में किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये 14 से 18 किससे आएगा, समानता के अधिकार से संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। अगर पर्टिकुलर पूछे 23 भी आ सकता है इसमें, और बाल श्रम का 24, तो किस से है, तो 23 भी आ सकता है, और किन से, तो 23-24 दोनों आ सकते हैं। उसके बाद हम लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मूल अधिकार से अभिप्राय क्या है। तो मूल अधिकार से अभिप्राय मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि व्यक्ति के चहुमुखी या सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण जो अधिकार, मैंने आपको पहले लिखा, जो अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अब राज्य के विरुद्ध क्यों प्रदान किए गए, क्योंकि उनका उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता। तो दोबारा समझ लीजिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती या राज्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय द्वारा रक्षित हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे मूल अधिकारों में धारा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो प्रावधान इसमें शॉर्टकट में हम बात करें तो हम बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। हम सीधा इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने अंतर के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, धार्मिक संपत्ति इकट्ठा करने, उसका विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें धार्मिक संपत्ति पर कोई कर नहीं लगेगा और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर किसी
राजकीय और राज्य के गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में किसी को भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। निवारक नज़रबंदी अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में आपको पूरा लिखवा रखा है, इसको छोटा कर लेंगे कि निवारक नज़रबंदी अधिनियम से तात्पर्य कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया की व्यक्ति की गिरफ्तार करना और इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं बल्कि अपराध करने से पूर्व रोकना है। जब राज्य को लगे कि किसी व्यक्ति का जो अपराध करने वाला है उससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है तो व्यक्ति को बिना जांच के सीमित अवधि अर्थात 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 माह की अवधि से आगे अगर उसको गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है और उस समिति में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। उसके बाद 3 महीने की अवधि से आगे भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके संदर्भ में संसद द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए जिनका उल्लेख मैंने आपको पहले कर दिया गया दोबारा, जिसमें हम सबसे पहले 1950 में जो निवारक नज़रबंदी अधिनियम था, उसके बाद हम बात करेंगे 1971 में मीसा बन गया, 1980 में बन गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद 85 में टाडा आ गया, उसके बाद 2002 तक चला था पोटा और वर्तमान समय में UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम चल रहा है। और इसकी व्यवस्था आपको पता है देश की रक्षा के लिए आतंकवाद, अलगाववाद गतिविधियों से रक्षा करने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए किया गया है। यद्यपि इनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं देश की रक्षा के लिए निवारक नज़रबंदी नामक शस्त्र की व्यवस्था की गई है। उसके बाद भारतीय संविधान में दिए गए कोई भी 5 मूल कर्तव्य बताइए। तो अभी आपको मैंने मूल कर्तव्य बताए, कोई 5 मूल कर्तव्य लिख सकते हो। समानता के अधिकार हेतु संविधान में क्या प्रावधान किए गए? समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, वंश के इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक लिंग जन्म अवसर की समानता दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है और 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है जो समाज में भेदभाव उत्पन्न करती है। यद्यपि सेना और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी उपाधि प्रदान की जाती है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको आंसर दिया है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि कर्तव्यों की पालना किए बिना अधिकारों का उपभोग संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे के पूरक के रूप में इनका प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मूल कर्तव्य, भाग 3 में मौलिक अधिकार और मूल संविधान में इनका प्रावधान कर दिया गया था और इनकी अनुपालना इनके अनुपूरक रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के में मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसलिए महात्मा गांधी का कथन है कि कर्तव्यों के पालने में ही अधिकारों का जन्म होता है। आगे हम बड़े प्रश्नों की ओर चलेंगे। बड़े प्रश्नों की ओर देखें तो मैंने आपको सब करवा रखे हैं। निबंधात्मक में पहला भी करवा रखा है, दूसरा भी करवा रखा है, तीसरा, चौथा, 5वां सारे करवा रखे हैं। अब इसमें 5वां प्रश्न, 6ठा भी प्रश्न भी है। 5वें प्रश्न में थोड़ा सा देखेंगे, इसमें दे रखा है निवारक नज़रबंदी अधिनियम कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए निवारक नज़रबंदी अधिनियम के माध्यम से। तो क्या इससे स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर देंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार इससे समाप्त नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो उनकी प्रकृति अल्पकालिक होती है यानी थोड़े दिन के लिए होती है और बाद में हटा ली जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता के अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनसे स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है।